हेलो एवरीवन। आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 13 साढ़े 13 रुपए का ये शेयर है और बिल्कुल सुस्त हालत में ये शेयर पड़ा हुआ है। ना कोई तेजी है, ना कोई गिरावट है। बस एक ही प्राइस रेंज में ये घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी करने का मौका क्या वाकई में आया है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए यस बैंक प्रॉफिट जरूर दे सकता है, लेकिन किनको प्रॉफिट देगा, क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यस बैंक की। 13 साढ़े 13 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए लगातार ये शेयर टूटकर नीचे आया था 15 रुपए से। ये लगातार धीरे 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 करके टूट रहा है, लेकिन एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। जहां से ऊपर उठा था ये, वहीं पर ये नीचे भी आ चुका है। ना कोई तेजी, ना कोई गिरावट। लेकिन एक साल का ग्राफ देखिए तो पिछले एक साल में 48% की बड़ी गिरावट है जरूर यहाँ पर। देखिए जब एफपीओ आया था तब शायद 26 रुपए से ऐसा फिसला कि 11 रुपए तक आ गया। और ये जाहिर सी बात है, जब 26 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा हो और आप कहें कि भैया हम फंड रेज कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा जुटाएंगे और आपको शेयर ऑफर करेंगे 12 से 13 रुपए के बीच में, तो जाहिर सी बात है 26 रुपए का शेयर टूटेगा जरूर। वही हुआ, एक झटके में टूटना शुरू हुआ। लेकिन फंड रेजिंग कर ली इन लोगों ने और संभल गया शेयर, तेजी भी आई, क्योंकि देखिए बैंक को एक स्टेबिलिटी मिल गई। पैसा आ गया बैंक के पास और उस पैसों से बैंक इस कोरोना काल में भी खुद को सरवाइव करने की कगार पर पहुंच गया। इससे पहले भी फंड रेजिंग हुई थी, बड़े बड़े बैंकों ने यहाँ पर पैसा लगाया था, अच्छे खासी फंड रेजिंग 10,000 करोड़ की उस वक्त हुई थी। लेकिन एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई, रफ्तार दिखाई, उसके बाद में वापस टूट गया, वापस अच्छी तेजी बनी, शेयर 20 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्याज की परतें खुलने लगी कि भाई साहब, दिसंबर में भले ही इन्होंने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन अभी भी इनकी जो बैलेंस शीट है वो दिक्कतों से भरी हुई है। यहाँ पर बड़े बड़े बैंक डिफॉल्ट हो सकते हैं और यही वजह थी कि शेयर टूटना शुरू हुआ। और मार्च क्वार्टर में वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। एक बड़ा लॉस इस बैंक ने रिपोर्ट किया, तकरीबन 3,600 करोड़ के आसपास का नुकसान दिखाया। और ये एक्सपेक्टेड था, दिसंबर में ही इसकी बात पता चल गई थी कि भाई साहब, जब जब दिसंबर के रिजल्ट्स आए थे तभी ये बात पता चल गई थी कि दिक्कतें हैं और मार्च और जून दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब आ सकते हैं। और इसीलिए शायद टूटना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ और 13 रुपए तक पहुंचा। वापस तेजी दिखाई, वापस नीचे की तरफ आया। मार्च के जो रिजल्ट्स है उससे हम कहीं आगे निकल चुके हैं भैया, हो गया। अब नजर है जून वाले क्वार्टर पर। देखिए जून के क्वार्टर पे आप ये नहीं मान सकते कि इसके भी अच्छे आएंगे। अब थोड़ा सा डेंट यहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन जो है वो जून के बाद कर सकते हैं। जून के बाद थोड़ा सा संभलेगा ये शेयर, ठीक है। उसके बाद जो सब सितंबर का आएगा थोड़ा सा ये संभलेगा, लेकिन दिसंबर से एक अच्छी शुरुआत होगी। तो अगेन मैं कह दूं, ये वो शेयर है जो एक दो महीने में भाई साहब आपको कोई उतना बड़ा चमत्कार नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अगेन उन लोगों के लिए जो लोग ये सोच के यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं कि मैं अभी डालूंगा 2 महीने में मेरा पैसा जो है 40-50% का मुझे रिटर्न मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा। यहाँ पर आपको अगर पैसा लगाना है तो एक मेंटालिटी के साथ आपको आना पड़ेगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहा हूँ, मैं टुकड़ों में खरीदारी कर रहा हूँ और जब भी गिरेगा मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा। क्योंकि देखिए तेजी लौटेगी, ऐसा नहीं कि शेयर में तेजी नहीं आएगी, डेफिनेटली तेजी आएगी, लेकिन बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत लंबा। देखिए कौन कौन से फैक्टर है जो शेयर को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है कि इनकी जो लोन बुक है वो अच्छी नहीं है। अभी भी कई सारे लोन है जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। दो तीन नाम तो भैया अभी पिछले महीने ही सामने आ गए, ठीक है। दो तीन नाम सामने आए पिछले महीने जो लोग बड़ा डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वो तो आ ही गए। उसके अलावा
एफपीओ के जरिए एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर की डंपिंग हुई थी। उससे पहले भी जब बैंकों को 10-10 रुपए के शेयर बांटे गए थे, 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी, बड़े शेयर की डंपिंग हुई थी। तो आप समझ रहे हो कि 2 बार बड़ा फंड रेज किया इन्होंने, मतलब बड़े शेयर डंप किए यहाँ पर, तो वैल्यू कम हो जाती है। आप खुद सोचिए कि कोई कंपनी के शेयर अगर मार्केट में मान लीजिए कि 100 करोड़ है, ठीक है, तब उसकी जो वैल्यू होती है और एकदम से और 100 करोड़ शेयर पंप किए जाते हैं, तो तब जो वैल्यू होती है उसमें डेफिनेटली पंप करने के बाद गिरावट आती है शेयर प्राइस में। जो वैल्यू होती है शेयर की वो कम हो जाती है। तो वो हुआ है जब नए शेयर्स यहाँ पर पंप किए गए थे, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिली थी हमें। तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि हाँ भाई ये सब हो चुका है यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 5.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में देखें तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली कुछ भी नहीं है, बेच के निकल लिए हैं ये लोग। 13.77% की होल्डिंग एफआईज यहाँ पर ओन करती है। 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एसबीआई है, 30% की होल्डिंग है उनके पास। प्रमोटर तो हालांकि है ही नहीं, तो भैया गिरवी शेयर्स में कहाँ से रहेंगे। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 420 जितने एफआईज का पैसा लगा है। और देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एसबीआई सॉरी यस बैंक को मैनेज कर रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.12% के आसपास देखने को मिल रही है। यस बैंक के बारे में देखें, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं, क्योंकि शेयर डाउन ट्रेड में है, और यहाँ से कितना ये नीचे ये शेयर जाएगा ये कहना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। एक और चीज पे अगर हम नजर डालें यस बैंक की, तो इससे पहले भी देखिए जो डिफॉल्ट अनिल अंबानी ग्रुप ने किए थे, देखिए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर में लगातार हमें तेजी देखने को मिली, ठीक है, लगातार तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर भी यस बैंक के शेयर में तेजी नहीं थी। अब आप कहेंगे भैया इनका क्या रिलेशन है, तो देखिए यस बैंक के डिफॉल्ट करने की, जो यस बैंक डूब रहा था ना, उसका रीजन कहीं ना कहीं अनिल अंबानी से भी जुड़ा हुआ है, कि अनिल अंबानी की कई सारी कंपनियों को इतना सारा लोन बांटा गया जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है, ठीक है। तो अगर अनिल अंबानी की कंपनियां वापस से अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, जो पैसा चुकाया नहीं है वो पैसा आ जाता है, तो यस बैंक के लिए फायदे में की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। पैसा जो है वो नहीं आने वाला है इतना जल्दी। जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट ही रहने वाला है। जो कंपनियां पे लोग आज भर भर के दाव लगा रहे हैं, वो कंपनियां बाद में डिफॉल्ट ही करने वाली है। तो ये चीज भी यहाँ पर है, और अगर डिफॉल्ट नहीं करने वाली होती तो भैया मार्केट भी इस चीज को देखता, और यस बैंक में भी आपको तेजी देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यस बैंक बल्कि टूट ही रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात करें, और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यस बैंक देखा जाए तो भैया रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है। 2019 में अच्छे रेवेन्यू थे, तकरीबन 29,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू थे, और ये लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही राणा कपूर वाली जो पूरा का पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से गिरावट आई, देखिए 26,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचा, फिर 20,000 करोड़। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भैया अच्छे प्रॉफिट्स पहले हुआ करते थे। तो आप देखिए 4,000 करोड़ के प्रॉफिट, 3,000 करोड़ के प्रॉफिट, 2,000 करोड़ के प्रॉफिट थे सालाना इनके, लेकिन बाद में 22,700 करोड़ का नुकसान, 3,500 करोड़ का नुकसान फ्रेश ये 2021 में देखने को मिला है। तो नुकसान तो है, बैंक को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो भी रहा है, और अभी भी जो इनकी लोन बुक है वो इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, बैंक ने सॉरी इस बैंक की मैं बात करूँ तो बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है इसने। अच्छा डिविडेंड तो भैया पे करना बंद ही कर दिया, लेकिन खरीदारी का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं, मतलब कोई शेयर्स गिरवी वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। यस बैंक के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे यस बैंक पसंद आता है, और मुझे लगता है कि 12 रुपए का जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। इससे पहले भी देखिए 12 रुपए से अच्छा जंप देखने को मिला, फिर वहीं तक पहुंचा, फिर इसने तेजी दिखाई, और वापस देखिए 13 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन वापस वहां से उछल गया, वापस वहां तक गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि 12 रुपए का एक अच्छा सा स्ट्रांग सपोर्ट है, जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है यहाँ पर यस बैंक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से देखिए यस बैंक में वही लोग निवेश करें जिनका ये विजन है कि भाई साहब मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, और मुझे पता है कि 3-4 महीने में यहाँ पर कोई बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी के आसपास ये घूमता रहेगा, लेकिन वक्त लगेगा, 2-3 क्वार्टर का वक्त लगेगा, 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
तो यस बैंक को लेकर इतना ही कहूंगा कि जो लोग शॉर्ट टर्म के निवेशक है वो तो भैया इसको अवॉइड ही करें, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है वो 13 रुपए के आसपास अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ये सिर्फ 12 रुपए तक पहुंचता है तो एवरेज करके वहां पर चल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये मत मानिए कि वक्त 2-3 महीने में रिकवर करेगा, वक्त लगेगा। हो सकता है कि 6-7 महीने भी यहाँ पे लग जाए, लेकिन वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में। लेकिन हाँ, डूबने वाला बैंक नहीं है ये। जो कहते हैं कि यस बैंक डूब जाएगा, भैया डूबना होता तो पिछले साल ही डूब गया होता ये। लेकिन भैया अब जब बचा कर लेकर आया है एसबीआई इसको, तो और लंबे तक लेके भी जाएगा इसको। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई कि भैया शेयर की जो वैल्यू है वो गिरी है क्योंकि बहुत सारे शेयर्स पंप हुए हैं यहाँ पर, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो लोन बुक है वो स्ट्रेसफुल है, और वो कब तक परेशान कर सकती है कहना अभी के लिए मुश्किल है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए शायद पसंद आ रहा है, क्योंकि जो नए फ्रेश कैपिटल इन्होंने जो रेज किया है उसका काफी अच्छे से कंपनी इस्तेमाल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इनका रिटेल पोर्टफोलियो है कंपनी इसको बढ़ा रही है, क्योंकि डेफिनेटली जो रिटेल पोर्टफोलियो होता है वहां पर डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और अगर डिफॉल्ट होता भी है तो भैया उसके बदले में कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर रहती है, उनकी कुछ ना कुछ गिरवी रखा होता है, जिसको बेच कर भी कंपनी अपना पैसा, जो बैंक है उसका वो पैसा रिकवर कर सकती है। तो ओवरऑल यस बैंक डूबेगा नहीं, लेकिन हाँ, दिक्कत में जरूर रहेगा। उस दिक्कत से बाहर आने के लिए इसको वक्त लगेगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो अच्छी रफ्तार पे ये पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अगेन, जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो खुद से भी शेयर की जांच पड़ताल जरूर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।